नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करने वाले हैं मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका 2018 में हुआ था। 26 फरवरी 2019 में जो आपका पेपर हुआ है, 26 फरवरी का 2:30 PM 2:30 बजे जो आपका पेपर हुआ था। आज हम सोशल साइंस का पूरा सॉल्व पेपर करने वाले हैं। पेडागोजी के प्रश्न करेंगे, आपके लैंग्वेज के प्रश्न करेंगे और 60 क्वेश्चन आपके आपके सोशल साइंस के प्रश्न करेंगे, सामाजिक विज्ञान के प्रश्न करेंगे। तो सभी लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक प्रत्येक प्रश्न को अटेंड कीजिएगा। पहले पेडागोजी के प्रश्न करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु अगर 12 वर्ष है और कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है, तो उसका IQ बुद्धिमत्ता क्या होगा? तो IQ के इसके लिए फार्मूला होता है, सभी लोग जानते हैं, MA/CA होता है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लिकेशन 100 होता है। तो मानसिक आयु 12 है, तो 12/10 कर लेंगे, गुणे 100 कर लेंगे, शून्य से शून्य कट जाएगा, 12 गुणे 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो 120 यानी सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है, बुद्धि और स्मृति को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का ग्रे मैटर किसमें शिक्षार्थी में अधिक मात्रा में होता है? तो नियमित रूप से व्यायाम करने में होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न, वह जो अधिक खुला, मिलनसार, उद्यमशील, हंसमुख और काफी आत्मविश्वास वाला होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बहिर्मुखी कहते हैं। जो अधिक खुला हुआ होता है, बहिर्मुखी वह है जो अधिक खुला हुआ होता है, मिलनसार होता है, उद्यमशील, हंसमुख और काफी आत्मविश्वास वाला होता है, वह बहिर्मुखी की बात करते हैं। इसके बाद है, जुनूनी बाध्यकारी विकार OCD का सफलतापूर्वक इलाज निम्न का उपयोग करके किया जाता है। किसका करके? तो संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत करके किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो आप लोगों के स्क्रीन पर है। 5वां प्रश्न दिया गया है, समस्या समाधान विधि में दूसरा चरण कौन सा होता है? तो समस्या समाधान विधि में दूसरा चरण जो होता है, परिकल्पनाओं का परीक्षण होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हमारी स्मृति का कौन सा हिस्सा हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडार है? तो वह कहलाता है प्रासंगिक स्मृति। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण कौन सा होता है? तो पूर्व परंपरागत नैतिकता की बात करेंगे। कितना होता है? पूर्व परंपरागत नैतिकता की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रेड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया है? तो फ्रेड ने जो है वह आपका आइसबर्ग पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत में वर्णन किया है, वह आइसबर्ग की बात करते हैं। कौन सामाजिक प्रेरक दूसरे को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित है? वह कहलाती शक्ति, पावर की बात करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, वे माता पिता जो बच्चे को दंडित करने में विश्वास करते हैं, यह क्या दर्शाता है? तो यह आपका अधिकारवादी परवरिश की बात करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है? तो बच्चा लगभग 6 महीने की उम्र में भाषा की समझ दिखाने जो है शुरू कर देता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? तो विद्यार्थियों के बीच कोई भेदभाव नहीं, समान शैक्षिक अवसर, सभी बच्चों को खान पान संबंधी जरूरतों का ध्यान रखना, ये तीनों समावेशी शिक्षा के सिद्धांत है। लेकिन विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षा करना यह समावेशी नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब अलग कर रहे हैं तो समावेशी की बात ही नहीं हो रही है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक वह कारक नहीं है जो तनाव के विरुद्ध एक बच्चे की रक्षा करता है? देखिए, तनाव के विरुद्ध जो बच्चे की रक्षा करता है वह परिवार होता है, बुद्धि होता है, सहकर्मी रिश्ते होते हैं। लेकिन अधिकारवादी परिवारिक शैली आपकी ये नहीं होता है। इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, एक 12 साल का बच्चा यह समझता है कि एक मेज का वजन वही रहता है चाहे वह दाईं ओर हो या उल्टा हो। उसने जो है
किस सिद्धांत को समझा है? वह दोस्तों संरक्षण के सिद्धांत को समझा है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसके निर्धारण या रिफ्लेक्शन से निर्भरता में सुधार होता है? तो हम बात करेंगे मौखिक, ओरल की बात करते हैं। अगला है विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, यह किसके सिद्धांत के कारण होता है? तो यह आपके एक समान पैटर्न सिद्धांत के कारण होता है। अगला प्रश्न है प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? तो जो आपका सबसे अच्छा तरीका होता है वह होता है सोच की प्रक्रिया के स्तर के चरणों को लागू करना और आसपास के समुदाय के साथ जो है व्यस्त करना। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। खालिस्तान का मानना था कि व्यक्तित्व चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित होता है और बचपन के प्रभाव लंबे समय तक रहता है। तो किसका मानना था? सिगमंड फ्राइड का मानना था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है निर्देशनात्मक विकास शब्द सूचित करता है तो विशिष्ट गुण को सूचित करता है। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है अगला प्रश्न क्या दिया गया है? संज्ञानात्मक कारकों के साथ मिलकर अधिगम के लिए जिम्मेदार होते हैं तो इस तरह के अधिगम को निम्न रूप में जाना जाता है। तो सामाजिक अधिगम की बात करेंगे, सोशल लर्निंग की बात करते हैं। एक भावी शिक्षक के रूप में आपको जो है खाली स्थान की आवश्यकता होगी और विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा, वह होगी समझ। एक भावी शिक्षक के रूप में आपको जो है समझ की आवश्यकता होगी और विभिन्न छात्रों के साथ जुड़ना होगा। इसके साथ है निम्नलिखित में से कौन सा गहन चिंतन कौशल का एक उदाहरण है? तो वह हमारा हो जाएगा तत्काल तैयार करना। क्या हो जाएगा? तत्काल तैयार करना उदाहरण नहीं होगा। और ये पूछा गया है कि निम्नलिखित गहन चिंतन कौशल का एक उदाहरण नहीं है। तो 3 आपके जो दिए गए हैं वो हमें बताना है। तो वर्गीकृत करना, लक्ष्यानुसरण, व्याख्यावेग, तीनों आपके गहन चिंतन कौशल के उदाहरण है। लेकिन तत्काल तैयार करना ये आपके गहन चिंतन कौशल का उदाहरण नहीं होगा। इसके बाद है कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब बच्चे यह पहचानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे लोगों के विचारों में भावनाओं से अवगत है तो यह किस कहा जाता है? तो यह आत्म प्रतिबिंबित या सेल्फ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अगला, हमारे पास बुद्धिमत्ता के लिए संस्कृत निष्पक्ष परीक्षण क्यों है? क्योंकि बुद्धिमत्ता जो परीक्षण है भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय प्रदर्शन में असफलता पर प्रभाव निर्धारित करता है? तो असफलता पर जो प्रभाव हमारा निर्धारित करता है वह आपका कौन सा हो जाएगा? तो वह होगा चुनौती बच्चों से जो करने के लिए कहा गया है आकर्षक या प्रासंगिक नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है यदि एक शिक्षार्थी सहज ज्ञान युक्त है तो वह कैसा होगा? तो वे बड़ी तस्वीर देखते हैं और सब कुछ जोड़ने की प्रक्रिया को देखते हैं। अगला प्रश्न है किस प्रसिद्ध प्रोफेसर ने प्रतिपादित किया कि बच्चे सामाजिक संबंधों के कारण आत्म केंद्रित स्थिति से समाज शास्त्र की ओर बढ़ते हैं? वे कहलाएगा हमारे जीन पियाजे जी की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण की समस्या को हल करने की विधि का गलत लाभ है? तो इस पद्धति को उपयोग करने से अधिगम का मूल्यांकन आसान हो जाता है। यह शिक्षण की समस्या को हल करने की विधि का गलत लाभ है। तो सही लाभ क्या है कि सभी विशेषज्ञ इस पद्धति को उपयोग समस्या को हल करने के लिए नहीं कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में शिक्षार्थी लर्नर
सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यह शिक्षार्थी लर्नर को अध्ययन की प्रक्रिया में दिलचस्पी दिलाता है। तो तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन आपका यह समस्या की विधि का गलत लाभ है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बहुत ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन कैंसिल हुआ था इस, क्योंकि ये सारे आंसर आपके सही नहीं दिए गए हैं। ये भी प्रश्न आपका कैंसिल हुआ है कि बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान किससे होता है। शब्द खोजने की समस्या का निदान, तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया था, इसलिए भी ये भी क्वेश्चन आपका कैंसिल हुआ है। अगला जो प्रश्न था ये भी आपका कैंसिल प्रश्न हुआ है कि क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया था। जी हाँ, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आपको पता है तो आप लोग भी जरूर कमेंट करके बता सकते हैं कि क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया। एरिक्सन, जीन पियाजे जी, फ्रॉयड, वाइगोस्की की बात करते हैं। सभी लोग बताइए। चलिए, आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं। इसके बाद हम लैंग्वेज फर्स्ट आपका जो हिंदी है उसकी बात करेंगे। लैंग्वेज फर्स्ट में आपने हिंदी अवश्य सेलेक्ट किया होगा या सेकंड लैंग्वेज में सिलेक्ट किया होगा, तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए एक कविता दी गई है कि उठ किसान ओ उठ किसान, बादल घिर आए हैं, तो हरे भरे सावन के साथी ये आए हैं। आसमान भर गया देख तो, इधर देख तो उधर देख तो, नाच रहे हैं उमड़ घुमड़ कर काले बादल, तनिक देख तो तेरे प्राणों में भरने को नए राग लाए हैं। यह संदेश लेकर आई है सरस मधुर शीतल पुरवाई, तेरे लिए अकेले तेरे लिए, कहाँ से चल कर आई फिर वे परदेसी पाहुन सुन ते। चलिए, तो प्रश्न यहाँ पे अब कर लेते हैं। पहला ही प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न पूछा गया है कि प्रश्न संदेशा का आशय क्या है। तो संदेशा का आशय क्या हो जाएगा, समाचार और खबर दोनों की बात करते हैं। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न पर गद्यांश दिया गया था, क्योंकि ऑफलाइन पेपर में तो हमारे सामने होता है, ऑनलाइन में दिक्कत होती है, बार बार डेस्कटॉप को आपको, ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन में आपको बार बार स्किप करना पड़ता है, वहाँ पे जाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए प्रत्येक प्रश्न के ऊपर आपको गद्यांश पद्यांश दिए गए थे। घर का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होगा। तो ग्रह तो सभी लोग जानते होता है, इसके साथ साथ आलय भी होता है, निकेतन भी होता है, लेकिन निशापत ही आपका ग्रह का पर्यायवाची नहीं होता है, या घर की अगर बात करते हैं। इसके बाद प्रश्न पूछा गया बादल किसके साथ हैं। तो बादल जो हैं आपके किसान के साथ है। उठ रे किसान बादल उमड़ आए, आपने पढ़ा ही होगा, बादल घिर आए हैं, ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूर्वाई का अर्थ क्या होता है। तो पूर्वाई का अर्थ होता है पूर्व की ओर चलने वाली हवा से होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि शीतल पूर्वाई से आशय क्या होता है। तो शीतल पूर्वाई से आशय है ठंडी हवा। थर्ड वाला ऑप्शन सही कर लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पाहुन का अर्थ क्या होता है। तो पाहुन का अर्थ होता है मेहमान और अतिथि दोनों होते हैं। अगला प्रश्न है नाचना का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो नाचना का विलोम हो जाएगा गाना। इसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि बादल कैसे नाच रहे हैं। तो बादल उमड़ घुमड़ कर नाच रहे हैं। आपके कविता में दी गई थी कि बादल कैसे नाच रहे हैं, इधर देखो उधर देखो, नाच रहे उमड़ घुमड़ कर काले बादल तनिक देख लो, तेरे प्राणों से भरने नए राग लाए हैं। यह संदेशा लेकर आई सरस मधुर शीतल पुरवाई, तेरे लिए अकेले तेरे लिए, कहाँ से चल कर आई फिर वे परदेसी पाहुन सुन तेरे घर आए। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपका कविता पूछी जा रही है। तनिक का अर्थ क्या होता है। तनिक मतलब होता है क्षण या थोड़ा सा। तनिक इधर आओ मतलब थोड़ा सा इधर आओ, कह देते हैं ना। तनिक खिसक जाओ मतलब थोड़ा सा खिसक जाओ। तो तनिक मतलब होता है थोड़ा सा। बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो बादल का पर्यायवाची होता है मेघ। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति में किस महीने का वर्णन किया गया है। तो सावन महीने का वर्णन किया गया है। ठीक है, किस महीने का।
सावन महीने की बात करते हैं। इसके बाद है पुरवाई किसके लिए चल कर आई है? तो पुरवाई किसान के लिए चल कर आई है। इसके बाद अगला प्रश्न है पुरवाई कैसी होती है? तो पुरवाई शीतल होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है बादल क्या होते हैं? तो बादल जलते हैं, गिरते हैं, सोचते हैं, थकते हैं, तो बादल क्या है? गिरते हैं। बादल गिर रहे हैं। अब यहाँ पे एक गद्यांश की बात करते हैं। गद्यांश यहाँ पे जो दिया गया है कि तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष माघ के आरंभ में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। तो पोंगल का त्योहार है जो तमिलनाडु से संबंधित है और ये आपका पोंगल से संबंधित गद्यांश दिया गया है। अब इस गद्यांश से अब आपके प्रश्न करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नहा धोकर सभी लोग क्या पहनते हैं? तो सभी लोग जानते हैं कि नए कपड़े पहनते हैं नहा धोकर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पोंगल किस महीने में मनाया जाता है? तो पोंगल पौष के महीने में मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पोंगल किस में पकाया जाता है? तो पोंगल जो होता है वह अंगीठी में पकाया जाता है। जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएंगी। पोंगल क्या होता है? तो पोंगल त्योहार और एक व्यंजन होता है। इसके बाद अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची अनल होता है, पावक होता है, आग होता है, लेकिन पावस नहीं होता है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। किस फसल का चावल पोंगल में पकाने हेतु प्रयोग किया जाता है? नई फसल का। पोंगल में जो चावल पकाया जाता है किस पर पकाया जाता है? नई फसल का जो होता है चावल पकाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है भोगी के दिन बच्चे क्या करते हैं? तो भोगी के दिन बच्चे जो है क्या करते हैं? ढोल और बाजे दोनों बजाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है लोग खुशी से क्यों नाच उठते हैं? तो लोग जो है खुशी से सूर्य व अग्नि के पोंगल का भोग स्वीकार करने के कारण नाच उठते हैं। इसके बाद है बर्तन में क्या बांधा जाता है? तो बर्तन में जो है बर्तन में हल्दी का जो है पौधा बांधा जाता है। पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, परिधन आवरण होगा। जो परि हमारा छोटा होगा, छोटा री होगा। तो बहुत ही सिंपल से यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया था। देखिए हम ही भी लैंग्वेज में हमने देखा है लगभग फर्स्ट लैंग्वेज जो हिंदी में था, चाहे सेकंड आपने सर्च किया तो बहुत ही सरल और इजीली प्रश्न पूछे गए थे। इतना भी कठिन प्रश्न नहीं था। पोंगल के दिन सब कुछ कैसा होता है? तो पोंगल के दिन सब कुछ क्या होता है? नया होता है। पोंगल के पहले दिन लोग क्या त्योहार मनाते हैं? तो भोगी का नहीं मनाते। यही तो गलती कर देते हैं जल्दबाजी में, भोगी का त्योहार मनाते हैं क्योंकि पेपर टाइम में जल्दी तो रहती ही है। पोंगल त्योहार में क्या नहीं होता है? तो पोंगल त्योहार में लोग क्या करते हैं? नहाते धोते नहीं। अब ये कौन सा त्योहार होगा भाई? लोग नहाते धोते नहीं है, ऐसा एक त्योहार है। पोंगल त्योहार कैसा क्या है जहाँ पे जो है लोग नहाते धोते नहीं है। अब देखिए मैं यहाँ पे गद्यांश के देखने की कोशिश कर रहा हूँ या नहाने धोने की बात कहाँ पे की गई है। गन्ने का रस वगैरह ये सारी चीज़ें, नई फसल का चावल, गन्ने का रस, ये सारी चीज़ें की है। नहा धो के नए कपड़े तो पहनते हैं, यहाँ पे बात की गई है। लेकिन प्रश्न जो पूछा पोंगल त्योहार में क्या नहीं होता है, ये पूछा गया है। तो बर्तन में हल्दी का पौधा बांधा जाता है, पूरे घर की सफाई होती है, घर आंगन की रंगोली से सजावट होती है, ये तीनों चीज़ें होती हैं। लेकिन लोग नहाते धोते नहीं हैं, यह नहीं होता है। ठीक है, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया था, तो ये भी चीज़ें समझ लेना है। पोंगल जो है कहाँ मनाया जाता है? तो पहली लाइन में दिया गया है तमिलनाडु का जिक्र हुआ है। ठीक है, तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष माह में आरंभ 4 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिनों तक? 4 दिनों तक। चावल किस में पकाया जाता है? तो गन्ने के रस में पकाया जाता है।
जिससे मीठा स्वाद भी आता होगा। ठीक है। बादल किसान के लिए क्या लाए हैं? तो बादल किसान के लिए एक नया राग लाए हैं। क्या लाए हैं? नया राग लाए हैं। इसके बाद लैंग्वेज 2 में हम नहीं कर रहे हैं, पहले हम आपके 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से करेंगे। इसके बाद लैंग्वेज 2 की बात करेंगे, जो आपने संस्कृत या इंग्लिश या जो अन्य आपके सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है ये आपको कमेंट करके बताना सेकंड लैंग्वेज में आप लोगों ने क्या क्या सेलेक्ट किया है। ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके सोशल साइंस के प्रश्नों की बात करेंगे। सोशल साइंस में 60 क्वेश्चन करेंगे आपके, जिसमें से आपका जो है पहला प्रश्न पूछा जा रहा है सोशल साइंस यानी एसएससी की बात करेंगे। कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क जो समकालीन कहलाते हैं वह आपके अश्वघोष, नागार्जुन और वासुमित्र की बात करते हैं। फिर अगला है, भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों द्वारा सेरेंडिप के रूप में संदर्भित किया जाता है या किया गया था? वह आपका है श्रीलंका। इसके बाद प्रश्न है, वह मूल्यांकन जो निर्देश की अवधि के दौरान छात्रों की अधिगम प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है निम्न कहलाता है? वह निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इसके बाद है बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से अभिप्राय क्या होता है? तो जैविक अपशिष्ट द्वारा जल प्रदूषण की बात करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, खाली स्थान ने परिभाषित किया कि सामाजिक विज्ञान अधिगम और अध्ययन के वैसे निकायों के रूप में जो शारीरिक और अशारीरिक उत्तेजनाओं की पारस्परिक क्रिया को स्वीकृत करते हैं, सामाजिक संबंध बनाते हैं, वह कहलाता है जेम्स आई। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना। इसके बाद आपका जो है अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, और प्रश्न पूछा जा रहा है कि शोध जो अवलोकन और परिमित घटनाओं पर आधारित होता है और सिद्धांत या धारणा के बजाय वास्तविक अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? तो वह आपका अनुभविक अन्वेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुभविक अन्वेषण की बात करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, सेलिगमैन के अनुसार नैतिकता और शिक्षा इसमें शामिल होते हैं। तो सेलिगमैन के अनुसार नैतिकता और शिक्षा जो है किसमें शामिल होते हैं? तो आपके अर्ध सामाजिक विज्ञान में शामिल होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक नाटक या प्ले नहीं है? तो भास द्वारा प्रतिज्ञा, यौगंध रायण, भवभूति द्वारा उत्तर रामचरित, शूद्रक द्वारा मृच्छकटिका, ये तीनों नाटक प्ले हैं। लेकिन हाल द्वारा सप्तसती या आपका एक नाटक प्ले नहीं, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानक समुद्री स्तर का दाब मिलीबार में कितना होता है? तो मानक समुद्री स्तर का दाब मिलीबार में 1013.25 मिलीबार होता है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ। कब हुआ था? 1993 की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या पूछा गया है? स्क्रीन पर प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान को एक मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों होना चाहिए? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए। तो सामाजिक विज्ञान को एक मुख्य पाठ्यक्रम इसलिए होना चाहिए, गहन सोच को विकसित करने में यह मदद करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जनरल टिकट प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? तो जनरल टिकट प्रणाली का जो दूसरा नाम है बहुसदस्य निर्वाचित क्षेत्र हो जाता है। इसके अगला प्रश्न है, परिचर्चा पद्धति को किस नाम से भी जाना जाता है? तो परिचर्चा पद्धति को जो है सुकराती पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है,
किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के भीतर झांक कर स्वयं के व्यवहार का अवलोकन क्या कहलाता है? वह कहलाता है अंतरावलोकन की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जो है आपका सामाजिक परिवर्तन के रूप में शिक्षा इस दृष्टिकोण से संबंधित होती है? वह आपका पाइलो फ्रेइरे की बात करते हैं। इसके साथ ही अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक चार्टर जारी किया? तो एलिजाबेथ की बात करते हैं, एलिजाबेथ फर्स्ट की बात करते हैं। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। काफ़ी पॉपुलर यह प्रश्न है। टिप्पणी की कहानी हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारी शैक्षिक मशीनरी की सबसे कमज़ोर कड़ी है और इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। किसने कहा है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अन्वेषण आधारित अधिगम शिक्षा के किस दर्शन पर आधारित होता है? तो अन्वेषण आधारित अधिगम जो है शिक्षा के जो है आपके प्रकृतिवाद दर्शन पर आधारित होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, भारत ने 1971 में खालिस्तान के साथ 20 वर्षीय शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किया। तो 1971 में किसके साथ जो है आपके हस्ताक्षर किया गया था? तो वह कहलाता है आपका सोवियत संघ, सोवियत यूनियन की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो सभी सदस्य राज्यों से निर्मित है, वह कहलाता है महासभा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, भारत में हरित क्रांति के लाभ केवल किस तक सीमित थे? तो गेहूं और चावल तक सीमित थे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न, प्राचीन और प्रारंभिक मध्यायुगीन भारत में एक संघ के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो एक संघ के प्रमुख को जेतक जो है कहा जाता था। इसके बाद अब पृथ्वी पर जीवन के इतिहास और चट्टानों की संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करने की एक विधि के रूप में जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? वह कहलाता है पैलियोंटोलॉजी की बात करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर की मोटाई निम्न में से किस मौसम में सबसे अधिक होती है? वह कहलाती है ग्रीष्मकालीन। एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को किस रूप में जाना जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद के रूप में जाना जाता है। उद्देश्य आधारित शिक्षण किनके द्वारा सुझाया गया? तो उद्देश्य आधारित जो शिक्षण है वह आपके बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा सुझाया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अन्वेषण आधारित अधिगम का एक लाभ है? तो आपका अन्वेषण आधारित अधिगम का जो हमारा एक लाभ हो जाता है कि यह बहुत सारी तैयारी और योजना समय शामिल करता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न, भारत के किस वित्त मंत्री ने नई आर्थिक नीति एनईपी की शुरुआत की? सभी लोग बताइए। तो वह है आपके मनमोहन सिंह। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए किस योजना पर विस्तार से चर्चा हुई? वह कहला जाता है 9वीं योजना की बात करते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक नागरिक को मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है? वह आपका है 32। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? वह है 324। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग पर लागू नहीं है? तो निर्देश की अवधि 5 से 10 मिनट तक सीमित हो, अधिगम समूह का आकार छोटा होता है, शिक्षण नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। ये तीनों जो आपके सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग पर लागू होता है।
लेकिन तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं होती है, इस पर लागू नहीं होता है। अगला, निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासनकाल सबसे लंबा था? तो वह है पौल। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय इल्बर्ट बिल विवाद से जुड़ा हुआ था? तो वह कहलाता है लॉर्ड रिपन की बात करते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से क्या भारत में आर्थिक विकास के लिए प्रमुख एक बाधा है? तो वह कहलाता है निम्न उत्पादकता, सबसे बड़ा बाधा की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक वाणिज्यिक बैंक है? तो भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका क्या है? एक वाणिज्यिक बैंक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित किया था? तो तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाले मुगल सम्राट आपकी जहांगीर। एक प्रभावी शिक्षक कक्षा के वातावरण को और अधिक क्या बनाता है? तो लोकतांत्रिक बनाता है। शेरशाह द्वारा प्रचलित किया गया और मुगलों द्वारा जारी रखा गया जो चांदी का सिक्का था वह कौन सा था? वह था रुपया। शेरशाह द्वारा प्रचलित किया गया, मुगलों द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का वह। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है कि आधुनिक भारत में कई सामाजिक समस्याओं का कारण निम्न की उपेक्षा हो सकती है, वह कहलाता आपकी, किसकी बात करेंगे? आदर्श शिक्षा की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है? तो वह आपके राज्यपाल के पास है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत ने महिला प्रवासन की उच्चतम प्रतिशतता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण एक उत्तरदायी है? वह कहलाता है विवाह। इसके बाद हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत प्रसिद्ध है? वह कहलाता है अफीम की बात करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न जो पूछा गया था आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से भी जाना जाता है? तो विजय घाट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष जो है सरकार किसानों की उपज के समर्थन के रूप में कृषि उत्पादों के कीमती की या कीमतों की घोषणा करती है, जिसे किसे कहा जाता है? तो प्रत्येक वर्ष सरकार किसानों की उपज के समर्थन रूप में कृषि के उत्पादों की कीमतों की घोषणा करती है, उसे आपका समर्थन मूल्य कहा जाता है, सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के कितने देश मिलकर दक्षिण अफ्रीका की सीमा शुल्क SUCU का निर्माण करते हैं? वह आपके दक्षिण अफ्रीका के 5 देश मिलकर। कितने देश मिलकर? 5 देश मिलकर। कॉफ़ी की एक प्रजाति जिसे कॉफ़ी चेरियाना कहा जाता है, कैफीन से मुक्त निम्न में से किस देश के कॉफ़ी चेरियाना आपके उपजाई जाती है? वह कहलाता है कैमरून की बात करते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, सेबी का विस्तृत रूप क्या है? तो सेबी का जो विस्तृत रूप कहलाता है वह आपका कहलाता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करते हैं। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के शिक्षण शास्त्र जो छात्रों को किसी खोज या अन्वेषण में सम्मिलित करती है और अधिगम के दृष्टिकोण को नियोजित करती है, क्या कहलाता है? वह दोस्तों अधिगम जो है शिक्षण शास्त्र कहलाता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असम की बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो असम का जिक्र होता है तो चाय की खेती की बात करते हैं। बराक घाटी जो है चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किस इकाई या पैमाने का उपयोग किया जाता है?
तो डॉप्सन इकाई या डॉप्सन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपके 1942 में जो है शुरू किया गया था। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है कि बृहत ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच अनुमानित जो अंतराल कितना होता है? तो अनुमानित जो अंतराल है वह आपका 7 दिन का होता है। बृहत ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा यानी छोटा ज्वार भाटा और बड़ा। बृहत मतलब होता है बड़ा और लघु मतलब होता है छोटा। तो लघु और बड़े ये बड़ा या छोटे ज्वार भाटा के बीच जो अनुमानित अंतराल होता है वह 7 दिन का होता है, 7 डेज। इसके बाद अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर है कि सारनाथ की सिंह राजधानी निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित है? तो वह हम बात करेंगे अशोक की बात करते हैं, अशोक सम्राट की बात करते हैं। वायुमंडल के किस परत में ओजोन गैस केंद्रित होती है? तो वह कहलाती है आपकी समताप मंडल की बात करते हैं। अगला है कि चालकोलिथिक युग को किस रूप से में या किस रूप में भी जाना जाता है? तो वह ताम्र युग के रूप में भी जाना जाता है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में मुगल शासक अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था? तो वह शाह आलम सेकंड की बात करते हैं। तो ये रहे आपके सोशल साइंस के 60 क्वेश्चंस। इसमें पेडागोजी के प्रश्न किया, लैंग्वेज फर्स्ट के प्रश्न किए, बाकी सभी हम क्वेश्चंस करेंगे, साथ साथ क्लासेज भी करेंगे। तो सभी लोग जुड़े रहें अपने टीटी फैमिली से। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास अगली वीडियो पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।